आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, क्या रहती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जान लेते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताई गई हो, वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। विशेषण। अब इस विशेषण में केवल विशेषता ही नहीं आएंगी, उसका एक गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था सभी कुछ आएगा। विशेषण का मतलब ये नहीं है कि केवल विशेषता बताई जाए, उसमें अगर कुछ बुराई है तो वो भी बताई जाएगी। तो विशेषण क्या है? जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उसकी अच्छाई बुराई जो भी बता रहे हैं उसको बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण, और जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जा रही है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। विशेषण जान लिया, विशेष से जान लिया। आप जानेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। एक होता है विशेषण जिसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पद की, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ की विशेषता बताई गई हो तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। जिसकी हमने विशेषता बताई है वो विशेष्य। और प्रविशेषण, जिन विशेषण, जो भी हमारी विशेषण शब्द आए हुए हैं किसी वाक्य में, जो उनको भी बड़ा चढ़ा दे वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल विशेषणता बताई जा रही है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। पहली चीज़ हमने देखी मोहन, दूसरा क्या है? लड़का, तीसरा अच्छा। अब इनमें से विशेषण पद क्या है? जैसे ये मोहन क्या है? एक संज्ञा पद है। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा क्या है? इस संज्ञा की जो विशेषता बताई गई है, यानी कि एक लड़का है मोहन जिसका नाम है। तो अभी हमें मोहन नहीं देखना, क्या देखना है? जो ये लड़का है मोहन नाम का, इस अच्छा शब्द ने क्या करा है? शब्द ने इस लड़के की विशेषता को बताया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये विशेषण। और ये क्या है? लड़का। विशेष्य। क्या पढ़ा था अभी हमने? जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताई गई हो वो विशेष्य, यानी ये लड़का जो है वो क्या है? विशेषण, विशेष्य। और जो ये अच्छा शब्द है वो क्या है? विशेषण। ठीक, अब इस प्रविशेषण के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसी वाक्य में यहाँ पर अगर लगा दिया हमने कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? बहुत जो है ये क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। ठीक, मोहन अच्छा लड़का है, इसमें हमने तीनों चीज़ें देख ली। विशेषण क्या है? अच्छा। विशेष्य क्या है? ये अच्छा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? इस लड़के की। उसके बाद में प्रविशेषण क्या है? मोहन बहुत अच्छा लड़का है, इस अच्छे शब्द की भी जिसने विशेषता बताई है वो कौन सा शब्द है? बहुत। ये जो अच्छे शब्द विशेषण की विशेषता बताई जाने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता को बता दें। यहीं पर अगर आ जाता है कि मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो मोहन एक तो तेज दौड़ता है, दूसरा उस बहुत ने क्या कर दिया? बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर इसने क्या करा है? इस क्रिया विशेषण की विशेषता बताई है। दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, तेज दौड़ना। अब तेज भी कैसा? बहुत तेज, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक, अभी हमने विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण की परिभाषाओं के बारे में जान लिया। अब हम विशेषण के प्रकार के बारे में देखते हैं।
अब हम देख लेते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। विशेषण के प्रकार, विशेषण को जो वर्गीकृत किया जाता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। विशेषण को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अभी क्या जान रहे हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। जो विशेषण को वर्गीकृत हम करते हैं वो 4 आधारों पर करते हैं, 4 प्रकार से। जैसे सबसे पहले जो हम वर्गीकृत करते हैं वो कैसे करते हैं विशेषण को, स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक, दूसरा आ जाता है प्रयोग, यानी कि जो हम व्याकरण पढ़ते हैं उस व्याकरण की दृष्टि से हम इसको बांटते हैं व्याकरण के आधार पर, तो ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा है वो हम तुलना के आधार पर देखते हैं। तुलना के आधार पर। ठीक है, तुलना के आधार को हम क्या करते हैं, बोलते हैं विशेषण की अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? विशेषण की अवस्था। ठीक, तुलना के आधार पर 3 प्रकार से बांटा जाता है और ये 3 विशेषण की क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। चौथा जो हम वर्गीकृत करते हैं वो उसके रूप परिवर्तन के आधार पर करते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर भी 2 प्रकार से होता है। अभी हमने देखा कि विशेषण के प्रकार जानने के लिए विशेषण को 4 प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से हैं? स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तुलना के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। स्थान के आधार पर जब हम इसको बांटते हैं, इसके प्रकार देखते हैं तो 2 प्रकार होते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। तुलना के आधार पर या विशेषण की अवस्था 3 होती हैं। 3 रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? स्थान के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार से मिलेंगे। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 4 प्रकार मिलेंगे और तुलना के आधार पर 3 प्रकार मिलेंगे। 3 प्रकार इसको बोल सकते हैं या विशेषण की अवस्था। हम सबसे पहले देख लेते हैं स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जो उद्देश्य है उसमें क्या होता है, पहले विशेषण होता है, विशेषण के बाद में विशेष्य होता है। यानी कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम पद होता है उससे पहले विशेषण लगा है अगर, तो वो स्थान के आधार पर विशेषण का कौन सा प्रकार है? उद्देश्य। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मीठा सेब, इतना लिखा मैंने, तो ये मीठा सेब से मुझे याद रहेगा मीठा पहले लगाया है, यानी कि यहाँ पर क्या है? उद्देश्य विशेषण है। कौन सा विशेषण है? उद्देश्य विशेषण है। ठीक, अब हम विधेय के बारे में जानते हैं। तो विधेय में क्या होता है, जो विशेषण होता है उससे पहले विशेष्य आता है, विशेष्य के बाद में विशेषण आता है। ठीक, और इससे पहले जो सर्वनाम लगा होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये हमें हमेशा ही मिलेगा, जब भी विधेय विशेषण होगा कहीं पर तो सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले ही आता है। ठीक है, इसलिए विधेय विशेषण में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि विशेषण बाद में आता है। भले ही सार्वनामिक विशेषण पहले आता है लेकिन आता है। जैसे यह सेब मीठा है। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो यह शब्द है ये एक सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम जो है इस सेब को निश्चित कर रहा है, यानी ये सार्वनामिक विशेषण है। ये सेब क्या है? एक विशेष्य है। और मीठा क्या है? इस विशेष्य का विशेषण। समझ में आया? उद्देश्य विशेषण में क्या होगा? विशेषण पहले होगा, बाद में विशेष्य होगा, सिंपल तरीके से, मीठा सेब। ठीक, वैसे ही विधेय में क्या होगा कि विशेषण बाद में होता है विशेष्य के,
और उस विशेष्य से पहले सार्वनामिक विशेषण लगा होता है। जैसे हम यहाँ पर कोई एक ले लेते हैं, जैसे यह सेब मीठा है, तो रमा मीठा सेब खाती है। तो यहाँ इस वाक्य में क्या हुआ है, जो ये मीठा शब्द है ये क्या हुआ है, पहले आया है विशेष्य से। तो यहाँ कौन सा विशेषण का प्रकार हो जाएगा स्थान के आधार पर, उद्देश्य। यहीं पर यह सेब मीठा है, ठीक, तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा, विधेय। जहाँ विशेषण पहले है यानी तो वो उद्देश्य, जहाँ विशेषण बाद में है वो विधेय, ठीक। ऐसे हम याद रख सकते हैं, जैसे हम उद्देश्य को पहले पढ़ रहे हैं तो यानी विशेषण पहले आएगा, हम विधेय को बाद में पढ़ रहे हैं, सेकंड नंबर पर पढ़ रहे हैं, यानी विशेषण यहाँ पर सेकंड में आएगा। इस तरीके से हम ये ईजिली याद रख सकते हैं। और अगर हम ऐसे याद नहीं रख पा रहे हैं तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, उद्देश्य हमने पढ़ा है तो मीठा सेब, विधेय हमने पढ़ा है तो सेब मीठा है। हम ऐसे याद कर ले रहे हैं, उद्देश्य मीठा सेब और विधेय सेब मीठा है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, तो हमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हमें हमेशा याद रहेगा कि विशेषण पहले आएगा यानी उद्देश्य, और विशेषण बाद में आ रहा है यानी कि विधेय, ठीक। अब हम प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है गुणवाचक, ठीक। दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये होते हैं 4 प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर हमने पढ़ लिए 2, उद्देश्य और विधेय। अब व्याकरण के आधार पर देख रहे हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अच्छाई, बुराई, उसकी दशा, दिशा, अवस्था, उसके रंग, दोष, गुण, गंध, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक। जिसमें किसी भी संज्ञा सर्वनाम की पद की संख्या बताई जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। संख्यावाचक, अब हर चीज़ को हम गिन नहीं सकते ना, तो दूसरा जो सारे संज्ञा शब्दों को, संज्ञा सर्वनाम पदों को जो दूसरा हम काम कर सकते हैं गिनने के अलावा, वो मापतोल कर सकते हैं। इसलिए मापतोल के आधार पर क्या बना, परिमाणवाचक। फिर आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन सा, गुणवाचक। गुणवाचक में सारी उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब आ जाएंगी। उसकी अवस्था, वो लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, बेकार है, सुंदर है, भद्दा है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। संख्यावाचक में सारी संख्याएँ आ जाएंगी। उसके बाद जितने मापतोल वाली चीज़ें बची वो परिमाणवाचक में चली जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण। प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के हो गए। संख्यावाचक जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो निश्चित संख्या होती है और दूसरी अनिश्चित संख्या होती है। सेम एज परिमाण में होता है, निश्चित परिमाण होता है और अनिश्चित परिमाण होता है। निश्चित संख्यावाचक भी 5 प्रकार का होता है। पहला हो गया गणनावाचक, दूसरा हो जाता है क्रमवाचक, तीसरा हो जाता है आवर्तीवाचक, चौथा हो जाता है समुदायवाचक और 5वां हो जाता है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक को वीप्सावाचक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया व्याकरण प्रयोग के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो पहले जो होते हैं वो उसकी दशा, दिशा, अवस्था को बताते हैं, उसकी अच्छाइयों बुराइयों को बताते हैं, वो गुणवाचक। जो संज्ञा सर्वनाम पद की संख्या बताएंगे वो संख्यावाचक, जो परिमाण बताएंगे वो परिमाणवाचक, बाकी सार्वनामिक विशेषण। बाकी सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो किसी भी संज्ञा या संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करते हैं। जो हम सर्वनाम में पढ़ रहे थे ना, निश्चित सर्वनाम, तो जो सर्वनाम का प्रकार हम निश्चित पढ़ रहे थे वही होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक। वैसे ही अब संख्यावाचक हम देख लेते हैं। संख्यावाचक में भी निश्चित अनिश्चित 2 प्रकार का होता है, परिमाण भी निश्चित अनिश्चित 2 प्रकार का होता है। जो निश्चित संख्यावाचक है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, गणनावाचक,
गणनावाचक जिसमें गिनती की जाती हो, यानी गिन के हम पता लगा सकते हैं 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा, 6 बच्चे, इस तरीके से। क्रमवाचक जो क्रम, जैसे मान लो हमने बच्चों को क्रम में खड़ा कर दिया एक लाइन में, तो जो हमने पहले जो सबसे पहले खड़ा है तो हम क्या कहेंगे पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही इसको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे क्रमवाचक। आवर्ती, आवर्ती होता है दोहराव। क्या होता है दोहराव, यानी कि जहाँ पर चीज़ों का दोहराना हो रहा है। कोई भी चीज़ है जैसे 4 गुनी या 5 गुनी, 6 गुनी, दुगुनी, तो वो क्या इकाई में आ जाएगी आवर्तीवाचक में। जहाँ गुना शब्द लगा है यानी कि आवर्तीवाचक है। समुदाय, समूह को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें समूह की बात हो रही है पूरी। मान लीजिए एक घर में 4 लड़कियां हैं, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे कि चारों लड़कियां आ रही हैं। तो जो चारों शब्द है वो क्या कर रहा है, उन चारों लड़कियों का जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा समुदायवाचक। प्रत्येकवाचक या विशेषवाचक दोनों एक ही होते हैं। प्रत्येकवाचक जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि प्रत्येक के बारे में। एक क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और हमारे पास 50 ही किताबें हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 बच्चों को ही एक एक किताब देंगे ना, तो क्या कहेंगे कि प्रत्येक 2 बच्चों को एक बुक दी जाएगी, एक किताब दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रत्येकवाचक यानी कि विशेषवाचक। ये गणनावाचक भी 2 प्रकार का होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक। ठीक, पूर्णांक जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये पूरी पूरी संख्या आ गई यानी कि पूर्णांक। अपूर्णांक होती हैं जो संख्या पूरी नहीं होती, जैसे 1/3, 1/4, आधा। तो ये सारी क्या हैं अपूर्णांक संख्याएं हैं जिनको हम एकदम से नहीं गिन सकते। जैसे हम 1, 2, 3, 4 इनको पूरा पूरा तुरंत ही गिन सकते हैं, लेकिन क्या हम 1/3 या 1/4 या आधे को पूरा सा गिन सकते हैं, नहीं ना। इसलिए ये क्या हो जाएंगे अपूर्णांक। तो अभी हमने प्रयोग के आधार पर देख लिए कि कितने प्रकार के होते हैं विशेषण, 4 प्रकार के होते हैं। उनमें भी हमने देखा संख्यावाचक परिमाणवाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और निश्चित संख्यावाचक जो है वो भी 5 प्रकार का होता है। उसके बाद जो हमने गणनावाचक देखा वो 2 प्रकार का होता है। ये हो गया प्रयोग के आधार पर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पद की, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके आकार की बात हो रही है, ठीक, उसके रंग की बात हो रही है, दोष हो, गुण हो, उसकी अवस्था, स्वभाव, दशा, दिशा, उसका स्पर्श, तो ये सारी चीज़ें जिसमें भी आ रही हैं, चाहे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का आकार बताया जा रहा हो, उसका रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, उसकी गंध बताई जा रही हो, ठीक है, उसकी स्थिति बताई जा रही हो, तो वो सारे, ये सारी चीज़ें अगर जिसमें बताई जा रही हैं वाक्य में, तो वो क्या कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक, एक वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं, जैसे मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, जैसे इस वाक्य में क्या लिखा है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये एक हमें पद मिला, विद्यार्थी है, कैसा विद्यार्थी है मोहन, अच्छा विद्यार्थी है, ये विशेषण हमें मिल गया। इसमें किसकी विशेषता बता रहा है, इस विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। कौन से पद की विशेषता बता रहा है ये शब्द, एक विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। अगर स्थान के आधार पर देखेंगे तो कैसा है, ये पहले आया यानी उद्देश्य। ठीक है, तो ये प्रयोग के आधार पर कैसा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये इस विद्यार्थी की एक विशेषता को बता रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये गुणवाचक विशेषण। जैसे एक हम ले लेते हैं, वह मोटी लड़की खड़ी है।
जैसे हमने इस वाक्य में देखा कि सामने कोई लड़की खड़ी है, उसके बारे में जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो क्या कहेंगे कि वह मोटी लड़की खड़ी है, या जैसे वह मोटी लड़की खड़ी है। तो यहाँ पर क्या करा, इस लड़की की क्या है, विशेषता बताई गई है। और इसकी विशेषता कैसी बताई गई है, यानी इसका आकार बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है, आकार। तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कैसा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। संख्या, दूसरा हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्यों की एक निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जो संख्या का बोध कराते हैं। संख्या कैसी भी हो सकती है, निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्या का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण जो है वो निश्चित भी हो सकते हैं और अनिश्चित भी हो सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं, ये दो प्रकार के अभी हमने बताए थे, कौन से, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक हमने देखा था 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। सबसे पहले हमने क्या देखा था 5 प्रकार में, गणनावाचक। गणनावाचक जो किसी भी गिनती को बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे, गणनावाचक, गिनती बताने वाले। जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये सब क्या कर रहे हैं, गिनती को बता रहे हैं। गणनावाचक भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, पूर्णांक और अपूर्णांक। ठीक है, कतार में 4 लड़के कतार में 4 लड़के ही खड़े हैं। तो यहाँ क्या हुआ, इस 4 ने लड़कों की विशेषता बताई। कैसी विशेषता बताई, इसकी संख्या बताई है कि जो एक कतार लग रही है उसमें केवल 4 लड़के ही खड़े हैं। तो कैसा विशेषण हो गया ये 4, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक भी कैसा, निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक में भी कौन सा कहलाएगा, गणनावाचक, क्योंकि हम इस 4 की गणना ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, मुझे फसल का तिहाई हिस्सा ही मिला है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पूर्णांक में देखा तो क्या आया था, 4। 4 को हम पूरे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक गणनावाचक, निश्चित संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक में भी कैसा हो जाएगा, निश्चित, और निश्चित भी कैसा, गणनावाचक, और गणनावाचक भी कैसा, पूर्णांक। ठीक है, जहाँ पर जैसे ये 1/3, ठीक है, मुझे फसल का तिहाई हिस्सा मिला, यानी कि कोई भी फसल है उसका 1/3, तो इसको हम बटे में लिख रहे हैं। अगर जिन संख्याओं को हम बटे में लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगी, अपूर्णांक, और जो हम पूरी की पूरी संख्याएं लिख सकते हैं वो पूर्णांक कहलाएंगी। ऐसे अगर वाक्य आ जाते हैं, 4 लड़के खड़े हैं, या 4 किताबें हैं, या फिर आ जाता है कि 6 लड़के दौड़ रहे हैं, इस तरीके से जब पूरी पूरी निश्चित संख्या को बताने वाले शब्द आ जाएंगे तो वो संख्यावाचक होंगे। संख्यावाचक भी कैसे, निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित में भी कैसे, गणनावाचक, और गणनावाचक भी कैसे, पूर्णांक। यही आ जाता है 1/3, 1/4, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, या आधा, तो ये हो जाएंगे अपूर्णांक, क्योंकि हम इस आधे को भी बटे में लिख सकते हैं ना, ऐसे करके। ये 1/3 हो गया, यह आ जाता है 1/4, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपूर्णांक, गणनावाचक। ठीक, दूसरा देख लेते हैं हम, क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या होता है, जो क्रम को बता रहे हो। क्रम कैसा होता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, इसी तरीके से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रमवाचक। इस तरीके से जो शब्द आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये हो जाएंगे क्रमवाचक। अगर सीधे सीधे गिनती आ रही है 1, 2, 3, 4, तो वो गणनावाचक। यहीं अगर गिनती हो जाती है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो क्या बन जाएगा, क्रमवाचक। पहला दूसरा भी हो सकता है, प्रथम द्वितीय तृतीय भी हो सकता है।
जैसे कि मोहन हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। ये वाक्य आ गया एक, मोहन हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो प्रथम स्थान जो है वो क्या है, मोहन का क्रम बता रहा है, यानी कि जितने बच्चों ने भी उस कक्षा के पेपर दिए हैं, परीक्षा दी है, उसमें जो सबसे अच्छा स्कोर किया वो किसने किया है, मोहन ने। और मोहन ऐसा काम हमेशा ही करता है, लेकिन क्या कर रहा है, ये प्रथम स्थान जो है क्रम बता रहा है कि अपने कक्षा में मोहन कौन से स्थान पर है, कौन से क्रम पर है, तो पहले क्रम पर है। यही अगर आ जाता कोई दूसरा बच्चा है, जैसे मान लो दूसरा बच्चा सोहन है, तो मोहन ने अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है या दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जो डिवीज़न होती है ना, वही क्रमवाचक होती हैं। अगर एक लाइन में बच्चों को खड़ा कर दिया जाए, तो जो सबसे पहले खड़ा है तो उसको क्या कहा जाता है कि पहला बच्चा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, क्रम। ठीक, क्रमवाचक को समझ लिया। अब हम समझते हैं आवर्तीवाचक को। आवर्ती का मतलब होता है दोहराव, यानी किसी भी चीज़ का रिपीटेशन जो होता है वो आवर्ती कहलाता है। जैसे कोई भी चीज़ है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक, आवर्ती का मतलब दोहराव, जहाँ पे किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों का दोहराव हो रहा हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, आवर्तीवाचक। कैसा हो जाएगा, आवर्तीवाचक। जैसे हम एक वाक्य यहाँ पर ले लेते हैं, राजू प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 2 गुनी मेहनत करता है। क्या सेंटेंस है, राजू अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दुगनी मेहनत करता है। यानी राजू नाम का एक बच्चा है, वो इस साल क्या चाहता है, अपनी कक्षा में प्रथम आना। जैसे अभी लास्ट सेंटेंस में हमने देखा था कि मोहन अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। राजू को इस बार गुस्सा आया, राजू ने सोचा कि इस बार मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा, और राजू ने क्या करा, मोहन से भी ज़्यादा दुगनी, जितनी वो पहले पढ़ाई करता था उससे भी ज़्यादा दुगनी पढ़ाई अब करने लगा है। पहले वो केवल दिन में पढ़ा करता था, स्कूल और कोचिंग के बाद नहीं पढ़ा करता था, अब वो क्या करता है, घर आकर भी पढ़ता है। यानी राजू जो है वो दुगनी मेहनत कर रहा है। तो ये दोगुनी शब्द क्या है, उसकी मेहनत की आवर्ती को बता रहा है कि वो अब मेहनत पहले इतनी करता था तो वो अब इतनी करने लगा है, यानी उसकी डबल करने लगा है या उसकी ट्रिपल करने लगा। तो ये दोगुनी शब्द क्या कर रहा है, राजू की जो मेहनत है उसकी आवर्ती को बता रहा है कि राजू पहले से ज़्यादा मेहनत अब करता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं समुदायवाचक को। समुदायवाचक, समुदाय का मतलब होता है समूह, यानी कि पूरे समूह की बात जहाँ पर की जा रही हो। मान लीजिए 4-5 लड़कियों का ग्रुप है, 4 लड़कियों का ग्रुप है, तो क्या कहेंगे, चारों। कहीं अगर 5 लोगों का ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, पाँचों। कहीं अगर 2 लोगों का है तो क्या हो जाएगा, दोनों। तो ये शब्द क्या कर रहे हैं, समूह को बता रहे हैं। किसी जो भी व्यक्ति हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, या लड़की लड़के सब हैं, तो उनमें उनके समूह में कितने लोग हैं, ये शब्द क्या है, उन लोगों के बारे में बता रहा है, यानी पूरे समुदाय के बारे में ये शब्द बता रहे हैं। मान लीजिए कि 5 लड़कों का एक ग्रुप है, ठीक है, और वो पांचों बहुत शैतानी करते हैं, क्लास में कभी पढ़ाई नहीं करते, कभी कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। तो टीचर क्या कहेंगे कि यह पांचों लड़के बहुत शैतान हैं। ठीक है, तो ये पांचों शब्द क्या है, इन लड़कों की विशेषता के बारे में बता रहा है। और कैसा विशेषण है, ये एक संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में भी एक निश्चित संख्या है, और निश्चित भी कैसी है, समुदायवाचक। यानी कि ये पांचों शब्द क्या कर रहा है, उस पूरे ग्रुप के बारे में हमें बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। अब हम जान लेते हैं प्रत्येक वाचक या विशेषवाचक।
अगर विशेषवाचक आता है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो प्रत्येकवाचक का ही उदाहरण है। तो प्रत्येक जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, हर एक, हर एक ऐसे भी हो सकता है, हर दो, हर तीन, हर चार। तो इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? प्रत्येकवाचक को। प्रत्येकवाचक का ही दूसरा नाम क्या है? विशेषवाचक। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, एक कक्षा में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, किताबें हमारे पास हैं 50, और वो सारे बच्चों को हमें किताबें बांटनी है। तो हम क्या करेंगे? हर 2 बच्चों को एक किताब देंगे, हर दूसरे बच्चे को क्या करेंगे? एक किताब देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हम कोई उदाहरण ले लेते हैं कि हर दूसरे छात्र को यह पुस्तक दो या दे दो। ठीक है, हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। तो ये शब्द क्या कर रहा है? छात्रों की विशेषता के बारे में बता रहा है। और विशेषता कैसी है? संख्यावाचक है। संख्यावाचक में भी निश्चित, और निश्चित में भी कैसी? प्रत्येकवाचक या विशेषवाचक। यानी हर दूसरे छात्र को यह पुस्तक दो, यानी 2-2 बच्चों का एक समूह बना के अलग किया जा रहा है और उनको पुस्तकें दी जा रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्येकवाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक में भी निश्चित, और निश्चित में भी कैसा? प्रत्येकवाचक। ठीक है, तो ये अभी हमने संख्यावाचक के जो निश्चित वाले होते हैं वो सारे उदाहरण देख लिए हैं। यानी निश्चित संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ये पांचों प्रकार भी हमने देख लिए। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में देख लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक कैसे होते हैं? जो किसी भी चीज़ की हमें निश्चित संख्या के बारे में निश्चित कुछ भी हमें नहीं बताते। जिन शब्दों से हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पद के कि किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जिसमें हमें किसी भी चीज़ के बारे में ठीक ठीक से ज्ञान नहीं हो पाता। ये कैसे शब्द होते हैं? जैसे कुछ, अधिक, थोड़ा, कम, ज़्यादा। तो ये शब्द कैसे हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। एक वाक्य उदाहरण करके वाक्य लेकर देख लेते हैं हम। जैसे आज कक्षा में कल से कम छात्र आए हैं। आज कक्षा में कल से कम छात्र आए हैं। ठीक है, तो ये कम जो है वो छात्रों के बारे में बता रहा है। और क्या है? जैसे ये छात्र हैं, छात्रों को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं ना, कि मान लीजिए कल 5 छात्र आए थे, आज 4 ही छात्र आए हैं, यानी हम इनको गिन सकते हैं। ये एक संख्यावाचक है। कैसी संख्या है ये हमें नहीं पता, क्योंकि कल की संख्या का हमें ज्ञान नहीं है कि कल कितने आए थे। तो बस हमें इतना पता है कि कल जितने भी छात्र आए थे, आज कक्षा में उससे कुछ कम ही छात्र हैं। 1 भी कम हो सकता है, 2 भी कम हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। निश्चित संख्या हमें इससे नहीं पता चल रही है। तो ये कैसा हो जाएगा? एक अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने विशेषण के प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार देख लिए हैं। कौन कौन से देख लिए हमने? पहला हमने देखा था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बाद में हमने जाना संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार हमने पढ़ लिए। और जो निश्चित संख्यावाचक होता है वो 5 प्रकार का होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं जो तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी जैसे कि हमने परिमाण क्या होता है? जो मात्रा के बारे में बता रहा है। ठीक है, जो मात्रा के बारे में बताता है वो क्या होता है? परिमाणवाचक। जैसे कि 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 5 लीटर। तो ये क्या है? मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? एक परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी हमने देखा था 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है निश्चित, दूसरा अनिश्चित। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक कैसे होते हैं? जैसे हमने ये पढ़ी अभी, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो। ये क्या है? एक निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, और अनिश्चित कैसे होते हैं? जैसे इससे पहले अभी हमने संख्यावाचक पढ़ा था ना, कम, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक। तो ये सब क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जैसे कि हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, निश्चित के बारे में। जैसे एक वाक्य प्रयोग हम करके देख लेते हैं।
जैसे पिताजी 2 किलो रबड़ी लाए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस रबड़ी की क्वांटिटी के बारे में बताया गया। क्वांटिटी भी कैसी है, एक निश्चित। हमें पता है जो रबड़ी आई है वो कितनी है, 2 किलो है। तो ये कैसी हो जाएगा, एक निश्चित हो जाएगा। निश्चित भी कैसा, परिमाणवाचक, क्योंकि किलो लगा हुआ है पहली चीज़। दूसरा, हम रबड़ी को गिन नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित परिमाण में जैसे हमने अभी पढ़ा था, कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। दो हमने पढ़ा, एक संख्यावाचक पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित को परिमाण में। परिमाण में भी हमें कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा यही शब्द मिले, और संख्यावाचक में भी हमें यही शब्द मिले। अब हमें पहचान कैसे करनी होगी कि ये परिमाण का है कि ये संख्या का है। देखिए, संख्या का पहचान करने के लिए हम बस उस चीज़ के बारे में देखेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। क्या हम उस चीज़ को गिन सकते हैं? अगर हम उस चीज़ को गिन सकते हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगर हम उस चीज़ की माप तोल कर सकते हैं तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं, इस दुकान में थोड़ा ही दूध बचा है। तो अभी हमने देखा ये थोड़ा शब्द आया, ठीक है। थोड़ा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक में भी मिला था और हमें इसमें भी मिल रहा है। तो हमने इसके विशेष्य के बारे में देखा। विशेष्य क्या है? क्या हम इस विशेष्य को गिन सकते हैं? नहीं। हम इस विशेष्य की मापतोल कर सकते हैं। जब हम इस विशेष्य की मापतोल कर सकते हैं तो जो ये विशेषण हमें आया है वो कैसा होगा? एक अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। दूध कितने किलो बचा है या कितने ग्राम बचा है ये नहीं बताया, बस थोड़ा दूध बचा है यही बताया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक के बाद में सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सार्वनामिक विशेषण के बारे में देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो अन्य नाम भी होते हैं, जैसे संकेतवाचक, दूसरा होता है निर्देशवाचक, ठीक है। सार्वनामिक यानी कि किसी भी संज्ञा पद को जो निश्चित करता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी जो हम निश्चित सर्वनाम पढ़ते हैं वही हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। और सार्वनामिक विशेषण क्या है? किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता है, हमें उसको निश्चित करता है यानी कि संकेतवाचक, उस वस्तु के तरफ को निर्देश देता है तो निर्देशवाचक, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब भी कोई भी सर्वनाम होता है, चाहे वो अपने मूल रूप में हो या यौगिक रूप में हो, जब वो संज्ञा से पहले लग जाता है और उसको निश्चित कर देता है, क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। जैसे यह लड़की रोज विद्यालय जाती है, रोज विद्यालय जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो यह शब्द आया, यह कैसा है? इस लड़की को निश्चित कर रहा है। यही अगर हम सर्वनाम में पढ़ रहे होते तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक निश्चित सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निश्चित सर्वनाम। लेकिन अभी हम इसको विशेषण में पढ़ रहे हैं, तो ये कैसा विशेषण है? एक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। कैसा विशेषण है? सार्वनामिक। क्या है ये शब्द, कैसे बना है? जो हमारा सर्वनाम है ना, सर्वनाम में ही इक प्रत्यय जुड़ा है, और जब भी इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये अपने पहले शब्द को क्या करता है? दीर्घ बना देता है। जो पहला इसका स्वर होता है उसको दीर्घ बना देता है। तो ये क्या बन जाता है? सार्वनामिक। यानी सर्वनाम ही क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। एक निश्चित सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, ठीक। अब हम देख लेते हैं तुलना के आधार पर। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि विशेषण को हम 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला हमने पढ़ लिया था स्थान के आधार पर, दूसरा हमने अभी पढ़ा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? तुलना के आधार पर। जो तुलना के आधार पर विशेषण होते हैं उनको हम विशेषण की अवस्था भी कहते हैं। तुलना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूल अवस्था,
जिसे हम मूलावस्था कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। पहली मूल अवस्था, यानी कि जो मूल शब्द होता है वो मूलावस्था कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे सोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो ये अच्छा शब्द आया ये अपनी मूल अवस्था में आया हुआ है। यहाँ पर किसी से तुलना नहीं हो रही है, कोई चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ सोहन के बारे में बताया जा रहा है कि सोहन अच्छा लड़का है। यही अगर हम उत्तरावस्था में पहुँच जाते हैं तो क्या हो जाएगा, राजू श्याम से लंबा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, राजू और श्याम में तुलना हो रही है, यानी दो लोगों में तुलना हो रही है। जब दो लोगों में तुलना होती है तब कौन सी अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। कौन सी, उत्तरावस्था। मूलावस्था में सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा, उसके रंग दोष गुण को बता दिया जाएगा। लेकिन उत्तरावस्था में क्या होता है, दो लोग होते हैं, उन दोनों के बीच की जो भी तुलना होती है वो की जाती है। दो लोगों के बीच की तुलना अगर की जा रही है तो उत्तरावस्था। और इसमें हमें क्या होता है, तर लगा हुआ मिल जाता है। क्या शब्द लगा हुआ मिल जाता है, तर। तीसरा आ जाता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है, जहाँ पर जैसे अभी हमने देखा ये मूलावस्था, उत्तरावस्था में हमने देखा दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है। उत्तमा में क्या होता है, सभी लोगों में तुलना की जाती है, सभी लोगों में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है, तो वो क्या होता है, उत्तमावस्था होता है। कौन सी अवस्था होती है, उत्तमावस्था। और इसमें क्या होता है, तम लगा मिलता है। क्या लगा मिलता है, तम। जैसे उत्तरावस्था में तर लगा मिलता है, उत्तमावस्था में तम लगा मिलता है। जैसे दीपा सबसे अच्छा नृत्य करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दीपा नाम की लड़की है उसके कक्षा में जितनी भी छात्राएं हैं या जितनी भी उसके आसपास लड़कियां हैं उन सब में उसकी तुलना की जा रही है कि दीपा क्या करती है, सबसे ही अच्छा नृत्य करती है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था। कैसी अवस्था हो जाएगी, उत्तमावस्था। ये कैसी अवस्था है विशेषण की, उत्तमा अवस्था। अगर दो लोगों की तुलना हो रही है तो उत्तरावस्था, और सारे लोगों में से तुलना हो रही है या दो से ज़्यादा लोगों से तुलना हो रही है तो उत्तमावस्था। ठीक, ये पढ़ ली हमने विशेषण की अवस्थाएं। अब हम देख लेते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के बारे में। रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है विकारी, दूसरे होते हैं अविकारी। विकारी जिनमें परिवर्तन होता है और विकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी विशेषण यानी कि जिनमें भी हम लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन देखते हैं, जिन विशेषण में, वो कैसे होते हैं, विकारी विशेषण। कैसे विशेषण होते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर, विशेषण विकारी। जैसे अगर हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं पर हम क्या बोलेंगे, इसको मोटा। यहीं अगर किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, मोटी। ठीक है, ऐसे ही गोरा, अगर लड़का है तो गोरा और लड़की है तो गोरी। ठीक, गोरा गोरी। यहीं अगर अविकारी की बात करें तो अविकारी ऐसे विशेषण होते हैं जिनमें किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो एक शब्द हमने ले लिया सुंदर, अगर यहाँ पर मैं इसमें लगा देती हूँ लड़का, एक संज्ञा हमने लगा दी लड़का, तब भी ये सुंदर ही रहेगा। अगर मैं यहाँ लड़की की बात करूँ तब भी ये क्या ही रहेगा, सुंदर, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, एक अविकारी विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण, अविकारी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इनमें से ऐसा कुछ आ जाता है जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, काला, गोरा, मोटा, मोटी, पतला, पतली, ठीक है, और लंबा, लंबी, छोटा, छोटी, तो ये कैसे हो जाएंगे, विकारी परिवर्तन। कैसे हो जाएंगे, विकारी विशेषण। और जैसे ये आ गया सुंदर, कठोर, भारी, तो ये कैसे हो जाएंगे, एक अविकारी विशेषण। कैसे, अविकारी विशेषण।